इस लेक्चर में हम रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक आप ले सकते हैं सोडियम, पोटाशियम और इस तरह, तो उनकी ऑक्साइड्स की रिडक्शन की जाती है इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए। एल्यूमिना जो है तो इट इज़ आल्सो रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। एल्यूमिना जो है तो इसको क्रायोलाइट में डिज़ोल्व करके, मेल्ट करके, डिज़ोल्व करके तो फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है और इस तरह हमारे पास एल्यूमिनियम एनोड पे आ जाती है, कैथोड पे आ जाती है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये है एल्यूमिना और जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की गई तो एल्यूमिनियम आयंस जो हैं तो चूँकि उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये कैथोड पे जाएँगे, कैथोड पे ये आएगा और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे बन जाती है और ये ऑक्सीजन फिर उस एनोड जो कि अक्सर ग्रेफाइट का, कार्बन का बना होता है, तो ये उसके साथ फिर रिएक्शन कर लेता है। अच्छा, अब ये वो रिएक्टिविटी सीरीज़ है। अगर आप देखें तो इंक्रीज़िंग रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इधर बढ़ती है। अब ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम वग़ैरह जो है, तो प्लैटिनम और गोल्ड दोनों जो हैं तो वो तो अ, ह मतलब नेटिव फ़ॉर्म में मौजूद होते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम के कंपाउंड्स नेचर में नहीं होते। तो जो कंपाउंड्स हैं वो लैबोरेटरी में बना दिए गए हैं। सिल्वर के, कॉपर के कंपाउंड्स भी होते हैं और ये नेटिव फ़ॉर्म में भी होते हैं। तो प्लैटिनम, गोल्ड वगैरह की एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो प्योर फॉर्म में मौजूद होते हैं। सिल्वर, कॉपर वगैरह को मुख्तलिफ तरीकों से हासिल किया जा सकता है। हाइड्रोजन गैस पंप करके तो कॉपर जो है तो कॉपर आयन्स होंगे तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके तो ये डिपॉज़िट हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट्स हैं, दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ज़िंक, आयरन और लेड। तो इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग कार्बन। तो कार्बन के साथ ये इनके ऑक्साइड्स रिएक्शन कर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और जिंक मेटल आएगा। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और आयरन मेटल आता है। फिर ये जो एलिमेंट्स हैं तो ये कार्बन से भी मोर रिएक्टिव हैं। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम वगैरह, तो इनको इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हासिल किया जाता है। Based on the difference between the properties of metal and impurities. इलेक्ट्रोलिसिस की जो बुनियाद है तो वो प्रॉपर्टीज पे होता है, स्पेसिफिकली रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो मेटल फिर आ गया है उसकी हम उसके नेचर को देखते हुए तो उसकी हम रिफाइनिंग कर सकते हैं। जो इम्प्योरिटीज मौजूद हैं तो वो हम मेटल से अलहदा कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं, मिसाल के तौर पे लिक्वेशन है, डिस्टिलेशन है या इलेक्ट्रोलिसिस है। याद रखिएगा कि अब हमारे पास मेटल आ गया है, सो अब हम उस मेटल की फर्दर जो प्यूरिफिकेशन है वो कैसे कर सकते हैं। लिक्वेशन ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो ये सुटेबल है ये मेथड टिन के लिए, लेड के लिए, बिस्मथ वगैरह के लिए। सो मेटल्स हैविंग लेस मेल्टिंग पॉइंट लाइक टिन, लेड और बिस्मथ एटसेट्रा, दे कैन बी प्यूरिफाइड बाय लिक्वेशन। तो इनको लिक्वेशन के ज़रिए प्यूरिफाई किया जा सकता है और जो इम्प्योर मेटल है वो हम एक स्लोपिंग हर्थ पे रखते हैं। ये एक किस्म का फर्नेस होता है, ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पे एक डायग्राम में बता दूँ आपको। तो ये वो हर्थ है, चूल्हा आप कह सकते हैं, भट्टी कह सकते हैं। ऊपर हमारे पास ये एक अरेंजमेंट हमने कर दी है और मेटल जो है तो वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। ये आग लगी हुई है और इसकी वजह से ये मेटल जो होगा ये मेल्ट हो जाता है। तो अगर इम्प्यूरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट मेटल से ज़्यादा है, तो मेटल जो होगा वो मेल्ट होके ग्रेविटी की वजह से स्लोप पे नीचे आएगा, ड्रॉप वाइज़ यहाँ पे गिरता जाता है। और जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, चूँकि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो वो अभी मेल्ट नहीं हुए, तो वो यहाँ पे दे आर लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे रह जाते हैं। हम बात ये कर रहे थे, इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन अ स्लोपिंग हर्थ ऑफ अ फर्नेस। एक बड़ा चूल्हा है, उसके जो छत है तो वो स्लोपी है और अब टेम्परेचर ऑफ द हर्थ इज रेज्ड स्लाइटली अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। फिर टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल से, मिसाल के तौर पे अगर एक मेटल जो है वो 200 पे मेल्ट होता है तो 210 तक हम उसका टेम्परेचर ले जाते हैं। तो मेटल फ्लो करके नीचे आ जाएगा
और जो इम्प्योरिटीज होती हैं दे आर लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा, दूसरा तरीका मेटल की प्यूरिफिकेशन का है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कैसे की जा सकती है? पहले तो मैं आपको बता दूं डिस्टिलेशन है क्या। इसको फिलहाल हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। जरा देखिएगा, ये हमारे पास एक लिक्विड मिक्सचर है, ठीक, लिक्विड मिक्सचर है और ये राउंड बॉटम फ्लास्क या डिस्टिलेशन फ्लास्क है। हम इसे हीट करते हैं, ठीक है जी। चले ये साल्ट और वाटर यहाँ पे हम कह सकते हैं। अब वाटर जो है वो तो वोलेटाइल है, साल्ट नॉन वोलेटाइल है। तो जब आप हीट करेंगे वाटर वेपर्स बनेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर बताएगा। वेपर्स यहाँ आएंगे, इस पाइप से यूं पास होके तो यहाँ पे कंडेंस हो जाता है, क्योंकि ये एक कंडेंसर है, डबल वॉल ग्लास कंडेंसर है। और जो ये साइड है इसका, यहाँ पे टेप जो है, यानी हमने एक पाइप यहाँ पे लगा दिया है टेप के साथ अटैच करके। तो यहाँ से पानी आएगा और ये जगह पूरी बाहर जो है वो भर जाएगी और ये वाला पानी यहाँ पे बाहर गिरता है। तो जैसे ये वेपर्स आते हैं यहाँ पे ये कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो हमारे पास लिक्विड आया इसको हम कहते हैं डिस्टिलेट। ये प्योर वाटर है, ये कंडेंसर है। अच्छा, तो अगर आप मिसाल के तौर पे मिक्सचर लेते हैं, पानी और अल्कोहल, इसको सेपरेट करते हैं, तो अब दोनों वोलेटाइल है, लेकिन अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल। तो जो वेपर्स आएंगे उनमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सो बार बार की डिस्टिलेशन एंड रीडिस्टिलेशन के जरिए उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो डिस्टिलेशन के जरिए हम मेटल्स को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। मेटल हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स इम्प्यूरिटीज, मिसाल के तौर पे जिंक और मरकरी वगैरह, तो इनको हम इस तरीके से प्यूरिफाई कर सकते हैं। इम्प्योर मेटल इज वेपोराइज्ड एंड द वेपर्स आर कंडेंस्ड। इम्प्यूरिटीज रह जाती हैं, जो वेपर्स हैं वो कंडेंस कर दिए जाते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं ग्लास कंडेंसर है, लेकिन मेटल्स के लिए ज़ाहिर है ये इस्तेमाल नहीं होता। मेटल्स के लिए फिर हम अपनी मतलब किसी एलॉय को इस्तेमाल करके उसके लिए हम बात कर सकते हैं, या सिरेमिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं और उससे हम वो फर्नेस बना सकते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए कैसे हम प्यूरिफिकेशन करते हैं ये आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि जिसमें अल्टरनेटिंग कैथोड एनोड ये तरीका हम इख्तियार करते हैं। जब कॉपर हम हासिल कर लेते हैं तो उसमें बड़ी इम्प्योरिटीज होती है, तांबा जो है, तो उसके एनोड बनाए जाते हैं। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग कैथोड एनोड, ठीक है। तो कैथोड एनोड जो है, देखिए 98 टू 99% कॉपर, इसके ये एनोड बनाए जाते हैं। एनोड थिक होते हैं और जो कैथोड है दैट इज मेड अप ऑफ प्योर, ये एनोड है, ये कॉपर का बनाया गया है, इम्प्योर कॉपर का। और ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फिर कैथोड है। कैथोड प्योर कॉपर का है, एनोड इम्प्योर कॉपर का है। और यहाँ पे फिर हम एसिड डाल लेते हैं, कॉपर सल्फेट है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वो आप डाल लेते हैं। तो अब जैसे ही डीसी करंट आप इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, और इस तरह ये होगा कि जो कॉपर आयंस हैं वो कैथोड पे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। ये भी एनोड्स हैं सारे। इसी तरह यहाँ पर भी एनोड कैथोड ये सीक्वेंस है और बहुत ज़्यादा सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स मौजूद हैं। इसी तरह ये भी आप देख सकते हैं, ये सारे एनोड्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए हम मेटल्स, मिसाल के तौर पे सिल्वर, कॉपर, निकल, टिन वगैरह, दे आर प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए हम इनको प्यूरिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आप ले लें, ये हमारे पास है प्योर कॉपर और ये है इम्प्योर कॉपर। और इम्प्योर कॉपर में जो ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो है आयरन, जिंक वगैरह, ये इसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। और कुछ नोबल मेटल्स भी आते हैं ये वाले, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो होगा ये कि जो वोल्टेज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो वोल्टेज, उस वोल्टेज की वजह से इस कॉपर से, जिंक से, आयरन से इलेक्ट्रॉन निकल के बैटरी वो इलेक्ट्रॉन खींचती है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं कैथोड पे। तो जब जिंक और कॉपर और आयरन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो क्या होगा कि ये दोनों, ये सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉल्यूशन में ये गिर जाएंगे आयंस,
की सूरत में ये गिर जाएंगे। अब हमने जो वोल्टेज इस्तेमाल किया, रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों का यानी जिंक और आयरन का कॉपर से कम है। तो जब कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये तो जरूर लॉस करेंगे, लेकिन सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम इनका रिडक्शन पोटेंशियल वो इन तीनों से ज्यादा है। तो जब ये चले जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये नहीं करेंगे बिकॉज इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये एज ए एनोड मड या एज ए एनोड स्लज यहाँ पे जमा हो जाते हैं। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का है। तो अब कॉपर यहाँ पे आ सकता है, इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये दोनों नहीं आ सकते बिकॉज जब तक कॉपर है तब तक ये नहीं जा सकते, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इनसे ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है और आप देख रहे हैं कि कैथोड जो है इट ग्रेजुअली ग्रोज इन साइज और जो एनोड है तो वो कंज्यूम होता जा रहा है। ब्लॉक ऑफ प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल जो है तो वो एज ए एनोड बड़े बड़े ब्लॉक्स होंगे और प्योर मेटल जो है वो कैथोड के तौर पे। कभी कभार कैथोड के ऊपर जो है तो वो ग्रेफाइट की लेयर भी लगाई जाती है ताकि कैथोड को बार बार इस्तेमाल किया जा सके। थिन शीट्स ऑफ प्योर मेटल दे एक्ट एज कैथोड। दोनों सस्पेंड होते हैं, कैथोड एनोड सोल्यूशन में सस्पेंड होते हैं और इस सोल्यूशन में हम कोई सा ऐसा एसिड डाल लेते हैं जो कि एनोड को डिसॉल्व कर सके, यानी उसके साथ रिएक्शन इसका हो सके। जनरली उसी मेटल का साल्ट है और सल्फ्यूरिक एसिड जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। एनोड डिसॉल्व्स, कैथोड ग्रोज इन साइज, इम्प्योरिटीज सेटल एज एनोड स्लज, या इसे हम कहते हैं एनोड मड। और फिर हम इससे ये जो नोबल मेटल्स होते हैं तो वो हम इससे फिर वो हासिल कर लेते हैं। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स थे, यहाँ तक कंप्लीट हो गए और अब नेक्स्ट जो है हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे।